नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं कर्ण जोशी। देश दुनिया में आपका स्वागत है और बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव की घोषणा कर दी। पाकिस्तान 18 अगस्त को गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव आयोजित करेगा। सरकार ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्षेत्र में चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद यह घोषणा की। हालांकि भारत इसको लेकर कड़ा विरोध जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने के बाद अनुमति दी थी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित बाल्टिस्तान में 18 अगस्त 2020 को विधानसभा चुनाव कराने की मंजूरी दी है। भारत नेपाल के बीच सीमाएं बंद होने का प्रभाव दोनों देशों के व्यापार पर पड़ रहा है। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी, तो वहीं भारतीय क्षेत्र से भी लोगों की आवाजाही बंद है। इसका असर यह हुआ कि नेपाल में खाने पीने की चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। नमक का भाव 100 रुपये किलो और सरसों तेल की कीमत 250 रुपये प्रति लीटर पहुँच गई। सामान्य दिनों में इस हिमालय देश और भारत के बीच करीब 4.21 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा घोषित व्यापार से 10 गुना ज़्यादा अघोषित व्यापार होता है। वहीं सीमाएं बंद होने का प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में व्यापार ठंडा पड़ गया। बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके जयनगर में कपड़ा व्यापारियों ने बताया कि सीमा बंद होने का प्रभाव यहां के बाज़ारों पर खासा देखने को मिला। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों में केवल जयनगर मंडी को ही 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अमेरिका ने आसियान के सदस्य देशों के उस बयान का स्वागत किया जिसमें कहा गया कि दक्षिण चीन सीगर के मुद्दे का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दी। पॉम्पियो ने ट्वीट कर कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान नेताओं के इस आग्रह का स्वागत करता है कि दक्षिण चीन सागर के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए, जिसमें UNCLOS भी शामिल है। चीन को SCS को अपने समुद्री साम्राज्य के रूप में मानने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विषय पर जल्द ही हमें कुछ और कहना होगा। आपको बता दें कि 36वें आसियान सम्मेलन के बाद सदस्य देशों ने एक साझा बयान जारी करते हुए दक्षिण चीन सागर में जारी स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। तो वहीं आसियान नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना, सुरक्षा, स्थिरता, रक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। तो वहीं लद्दाख में सेना के 2 जवानों की जान चली गई। लद्दाख की श्योक नदी में डूबने से यह हादसा हुआ। इन दोनों जवानों में नायक सचिन मोरे और लांस नायक सलीम खान शामिल रहे। एक पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच श्योक नदी में डूबने से दोनों जवानों की मृत्यु हो गई। नायक सचिन विक्रम महाराष्ट्र के मालेगांव के रहने वाले थे, जबकि सलीम खान पंजाब के पटियाला के। अभी कुछ दिन पूर्व ही लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ जारी तनाव को देखते हुए भारत ने बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती की है। तो वहीं भारत चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयारियों में जुट गया। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प ने सीमा पर हालात को तनावपूर्ण बना रखा है। तो वहीं भारत अब लद्दाख में संचार तंत्र को मजबूत बनाने में जुटा है। इसके तहत लद्दाख के गांव-गांव आधुनिक संचार तंत्र से जुड़ेंगे। लद्दाख में गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में यह फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। एक तरफ चीन के साथ जो हालात हैं वह बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऊपर से हमारे देश के 2 जवानों को शहीद होना पड़ा है। इन्हीं हालातों के चलते नदी में डूबने के कारण 2 जवान शहीद हो गए। एक जवान पंजाब का रहने वाला था, सलीम खान, और दूसरा जवान महाराष्ट्र का। तो भारत चीन के मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर पलटवार किया। शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राहुल के बयान का फायदा चीन और पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि वो चर्चा से नहीं डरते हैं। राहुल को जो कुछ भी कहना है वो संसद में आकर अपनी बात रखें। तो वहीं शाह ने कहा कि इस वक्त जवान चीन का सामना कर रहे हैं और ऐसे में राहुल को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कोई चर्चा से नहीं डरता है। 1962 से आज तक दो हाथ हो जाएं, मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस समय ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में कब बात होगी। चीन विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस पीएम मोदी को घेरे हुए है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध और भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ के आरोपों पर सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री से उसका जवाब भी मांग रहे हैं। तो वहीं चीन विवाद को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अमित शाह जी 1962 से बहस करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। 1942 से कीजिए बहस। देश की आजादी में किसका क्या क्या रोल रहा है यह भी देश को पता चलना चाहिए। 1942 से लेके आज तक हर मामले पे पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था सुरेंद्र मोदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये यकीन ही करने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी ने सुरेंद्र मोदी कहा होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कह रहा है ये सरेंडर मोदी है। इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। राहुल गांधी कोई भी बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे पाकिस्तान से जोड़ देती है। अमित शाह जी, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मोदी जी ने 2 जुमलों का बयान ऑल पार्टीज मीटिंग में दिया था और चाइना लगातार उस बयान की तारीफ कर रहा है। न सिर्फ चाइना के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। देश आपसे ये पूछना चाहता है कि मोदी जी का ऐसा ये क्या बयान है जो चाइना भी तारीफ कर रहा है। सीताराम केसरी बने, नरसिम्हा राव जी बने, अमित शाह जी अगर ये इतिहास देख लेते तो शायद ये सवाल ना करते। कोविड ने, कोरोना ने देश में कयामत बर्पा कर रखी है। हमें उम्मीद है कि हम जरूर जीतेंगे, लेकिन आज पूरा देश कयामत का सामना कर रहा है अमित शाह जी, और इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री ने जनवरी के अंदर लॉकडाउन लगा दिया होता और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी होती तो आज देश पूरा महफूज होता। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की विजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या देश की जनता की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के हालात को भी राजनीति गर्म कर चुकी है। अभी आम आदमी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान से दिल्ली में डर पैदा हुआ और पीएम मोदी ने उनसे दिल्ली की मदद करने के लिए कहा, जिसको लेकर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लॉकडाउन हटने की वजह से मामले तेजी से बढ़े, जिसको रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने हर जरूरी कदम उठाया। हालात बेकाबू होने पर ही केंद्र सरकार से मदद मांगी गई। देखिए, दिल्ली की जो सिचुएशन थी पूरी की पूरी कोरोना, वो पूरे देश से अलग भी थी और काफ़ी कठिन भी थी। और बड़ा कारण उसका ये था कि जब पूरे विश्व में कोरोना फैला तो फरवरी मार्च के महीनों में भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जहाँ जहाँ कोरोना फैला था वहाँ के लोगों, जो भारत के ही लोग थे,
उनको वापस जो है जहाज़ों से बुलाया, जो कि ठीक काम था। और क्योंकि उन देशों में संक्रमण फैला हुआ था, जैसे स्पेन था, इटली था, यूरोप के तमाम देश थे, तो वहाँ से उस दौरान करीब 35,000 लोग अलग अलग इन्फेक्शन वाले देशों से दिल्ली में आए और दिल्ली वालों ने उनका स्वागत किया, दिल्ली सरकार ने स्वागत किया। मगर क्योंकि उस दौरान ना केंद्र सरकार को जानकारी थी ना हमें थी, तो बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन के नियम नहीं थे, इतना पता भी नहीं था कि इतना बड़ा ये मामला फैलेगा, ट्रेसिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। मगर फिर भी ये स्थिति जब तक लॉकडाउन रहा और जो सारी चीज़ें रही उससे किसी तरह से कंट्रोल में थी। बट लॉकडाउन के बाद स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बेस ही आपने एक बहुत बड़े बेस से शुरुआत की दिल्ली में। और एक वक्त ऐसा आया जून के पहले हफ्ते में, जब ऐसा लगा कि अब सिचुएशन इतनी बिगड़ेगी कि बेड्स की कमी होगी, टेस्ट्स की कमी होगी। और उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद जी, उन्होंने हर संभव मदद जो है वो सबसे मांगी, चाहे वो गैर सरकारी। देश दुनिया में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सीमा पर सेना के जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन संकट के समय में भी कांग्रेस अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रही। उसके फिसड्डी नेता देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविवार को रामपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। यहाँ उन्होंने जिलाधिकारी आवास के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना है वह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ही पूरा होगा। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल चुका है और यही संकट का समय समावेशी सशक्तिकरण की नई सुबह लेकर आएगा। कांग्रेसियों को फिसड्डी बताते हुए उन्होंने कहा कि टिड्डी और फिसड्डी दोनों संकट के समय का कंटक हैं। इस समय जो है वो चुनौती जो है वो टिड्डियों से भी है और फिसड्डियों से भी है। और टिड्डियों की चुनौती, टिड्डियों का संकट और फिसड्डियों का कंटक, इन दोनों को जो है वो बहुत मजबूती के साथ निपटाना भी है। जहाँ टिड्डियाँ जो है वो फसल के लिए नुकसानदेह हैं, वहीं ये फिसड्डी जो है वो देश को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे। देश जो है सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है और हमारे देश के जो सुरक्षा बल है, सेनाएं हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, सार्वभौमिकता के लिए मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ डटी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी में भी तनातनी की खबरें आ रही हैं। पार्टी के दिग्गज नेता ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भंवर सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 में बीजेपी को हरवाया था। वह फिर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में लगे हैं, जिसे लेकर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महासचिव होने के नाते से उनके देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहां संगठन
वो आवश्यकता के तौर पर वो प्रवास सारे अभियानों में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि जो हमारी संचालन समिति है, संचालन समिति के वो अभिन्न हिस्सा हैं, उनके पास पूरे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम लोगों ने आपस में डिवीजन किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग फोकस अभी करेंगे। तो माननीय कैलाश जी मालवा की सभी सीटों को उनको फोकस करने के लिए कहा है, संगठन ने तय किया है। और जहां तक राजेश अग्रवाल जिनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुई है, उनको संगठन से बात करके ही तय हुआ है। इसलिए कैलाश जी जो भी वहां पर अपनी भूमिका ले रहे हैं वो संगठन से बातचीत होने के आधार पर ही ले रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार की बात करना ये गलत है। और भंवर सिंह शेखावत जी से हमने बात की, उनको हमने बुलाया, एक बार बात करने के बाद आगे हम तय करेंगे। लेकिन आरोप बड़े आरोप नहीं है, इस प्रकार के कोई आरोप नहीं है। ये तो क्या होता है, मन की कभी कभी कुछ मन की खींच किन्हीं लोगों की रहती है, तो इसलिए कोई आरोप प्रत्यारोप करना इससे नहीं होता है। वो अपने काम में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए गुवाहाटी में 28 जून की आधी रात से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसको लेकर बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोग ज़रूरी सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकले। आपको बता दें कि पूरे कामरूप ज़िला में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। कामरूप के अलावा राज्य के सभी शहरी इलाकों में वीकेंड में लॉकडाउन किया जाएगा। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 26 जून को इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में असम में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ी। यहां अब 6,816 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 4,500 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,307 केस एक्टिव हैं। बीमारी हो गया है तो एक्चुअली ये हम लोग का मतलब केयरलेसनेस है, जो ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग की खुद का गलती है, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ गया। नहीं तो सरकार ऐसा क्यों बीमारी के लिए वो बढ़ाएगा। हम लोग का ये मतलब हम लोग जो भी रूल रेगुलेशन सरकार ने दिया था वो हम लोग ने ठीक से फॉलो नहीं किया, इसीलिए अभी ये है। अभी भी देख रहा हूँ कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है बाजार में। अभी आदमी लोग में इसमें क्या बोलेगा, अभी में आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आदमी 14 डेज पूरा खाएगा, उसके बाद सब मरेगा। अभी गाँव में ऐसा ही जो है, मतलब ऐसा ही दिख रहा है। तो उसके पास खाने को नहीं मिलेगा। अभी ऐसे बाजार में ऐसे आलतू फालतू में भीड़ हो रहा है। ये तो उपाय नहीं है, ऐसा सडन लॉकडाउन करने से आदमी लोग तो आए गए, उपाय नहीं है। लेकिन अच्छा भी नहीं है बिल्कुल। मतलब कोरोना का लिए बहुत खराब ही है ना, इतना गैदरिंग वगैरह, ये तो ठीक बात नहीं है ना। लॉकडाउन तो दिया बहुत अच्छा किया है, ये बहुत जरूरी था। आदमी लोग जो हाल किया है गुवाहाटी का, इसका लिए तो लॉकडाउन बहुत जरूरी था। तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर असीम गुप्ता ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे। उन्हें इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो ICU में थे। शनिवार रात उनकी मृत्यु हो गई। असीम गुप्ता एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले हर दिन वृद्धि का डरावना रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना से संक्रमण के 19,906 नए मामले सामने आए। इस अवधि में 410 लोगों की जान गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले के आरोपी जीतू सोनी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। DIG हरि नारायण चारी मिश्रा ने इसकी पुष्टि की, हालांकि ज़्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। 4 दिन पहले ही जीतू के भाई महेंद्र सोनी को पुलिस ने गुजरात के अमरेली से गिरफ्तार किया था। फरार होने के बाद पुलिस ने इस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा था। अपराधी सक्रिय ना हो, इसके लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई थी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपराधियों का लॉकअप में जाना शुरू हो। इसके तहत पूरे जोन में 4 बार में 125 हथियार अवैध जब्त किए गए। 1000 से ऊपर स्थायी वारंटी पकड़े गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फरार भू माफिया, इनको पकड़ने के लिए विशेष दायित्व एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम को दिया गया था, जिनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में हैप्पी धवन,
चंपू अजमेरा, इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। इसके पश्चात कुछ ही दिन पहले गुजरात में रेड के दौरान महेंद्र सोनी को, जिनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था, उसको भी पुलिस पकड़ने में सफल रही, जिसके बाद सारा ध्यान 45 से ऊपर मामलों में फरार 1.5 लाख से ऊपर के इनामी जीतू उर्फ जितेश सोनी के गिरफ्तारी के लिए केंद्रित किया गया। अभी कुछ दिन पहले जो रेड में महेंद्र सोनी पकड़े गए थे, उसी समय जीतू सोनी वहां से भागने में सफल हुआ, परंतु पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपना ध्यान पहले की तरह केंद्रित रखा और हमारे द्वारा पुनः पूरी चीज़ को रिव्यू किया गया और टीमें अलग अलग जगह पे भेजी गई। आज सुबह हम लोग जीतू सोनी को पकड़ने में सफल हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रविवार को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर रखे थिनर की वजह से आग बेकाबू हो गई और अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के पांडव नगर में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में दोपहर भयंकर आग लग गई। घटना के वक्त फैक्ट्री में 250 ड्रम थिनर रखा हुआ था। आग लगते ही थिनर की वजह से लपटें आसमान छूने लगी। गाढ़ा काला धुआं वातावरण में छा गया। आग लगने की सूचना फैक्ट्री के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। तो वहीं फॉर्म टेंडर समेत 10 दमकल वाहनों के जरिए आग बुझाने का प्रयास जारी रखा गया। हालांकि अभी तक कोई सफलता नजर नहीं आई। तो वहीं भारत में मौतों को लेकर कुछ बातें ज़्यादा अच्छी तरह से ज्ञात हैं। जैसे कि राष्ट्रों में महाराष्ट्र और शहरों में मुंबई सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, वहीं गुजरात में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। लेकिन विस्तृत आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ ज़्यादा चिंता वाले क्षेत्रों जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण ज़िलों पर कम बात की जा रही है। तो वहीं भारत में सबसे ज़्यादा केस मृत्यु दर वाले ज़िलों में महाराष्ट्र के 2 ग्रामीण ज़िले सोलापुर और जलगांव भी शामिल हैं। केस मृत्यु दर के मायने कुल केसों की संख्या के अनुपात में मौतों की संख्या ज़्यादा है। सोलापुर की केस मृत्यु दर करीब 10% और जलगांव की करीब 8% है। तो वहीं असल में महाराष्ट्र के 6 जिले देश के टॉप 10 उच्चतम मृत्यु दर वाले जिलों में शामिल हैं। इस फहरिस्त में जहां मुंबई का नाम प्रत्याशित है, तो वहीं नासिक, अकोला, औरंगाबाद ऐसे जिलों के नाम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कम चर्चा में है। तो वहीं पटना में रविवार सुबह से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश के कारण कई निचले मोहल्लों में गलियां डूब गई और सड़कों पर जल जमाव हो गया। पटना के राजवंशी नगर, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, बाईपास दक्षिणी इलाकों में जल जमाव के कारण काफ़ी परेशानी हुई। आपको बता दें कि पहले ही पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जल जमाव दूर करने को हर साल याचिका दायर होती है। तो वहीं सरकारी महकमा जल निकासी दूर करने का दावा हर साल करता है। बावजूद चंद घंटों की बारिश में ही पटना की सड़कों पर पानी भर जाता है। देश दुनिया में इतना ही। मुझे यानी कर्ण जोशी को दीजिए इजाजत। बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तो आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी।